हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीए फाइनल लॉस पेपर 4 से रिलेटेड मॉक टेस्ट पेपर जो आया है नवंबर 2022 अटेम्प्ट के लिए। तो हम इसमें बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहां से, जो कंपनीज एक्ट से पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, कुछ प्रपोजल्स हैं, लोन देना है, ट्रुथ लिमिटेड ने उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। ये देना चाहता अपने एक डायरेक्टर को, किसके लिए? क्योंकि उसने एक घर बनाना है। नंबर 2, ये लोन देना चाहता है मिस्टर बी, लेकिन ये डायरेक्टर नहीं है, अब की बार होल टाइम डायरेक्टर है। नंबर 3, आप किसी कंपनी को देना चाहते हैं और लोन देना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप आरबीआई ने जो प्रिस्क्राइब किया उससे कम नहीं ले रहे हैं। देखिए, हम सेक्शन 185 के अंदर पढ़ते हैं जहां रोक लगी हुई है कि कंपनी डायरेक्टर एक्सेट्रा कुछ लोगों को लोन दे नहीं सकता है, राइट। तो लेकिन हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि भाई साहब, अगर आप अपने डायरेक्टर को लोन दे रहे हो वो तो सीधा सीधा क्या है, परमिटेड ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने किसी होल टाइम डायरेक्टर को या इवन मैनेजिंग डायरेक्टर कह लीजिए, इसे लोन देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि ये सुविधा आप सारे इंप्लॉइज को दे रहे हैं, या फिर आपने इसके लिए एक स्कीम बनाई है एसआर पास करते हुए। क्योंकि देखिए, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर किसमें स्टैंड करते हैं? ड्यूल कैपेसिटी में, वो डायरेक्टर के साथ इंप्लॉय भी हैं। तो सेकंड पार्ट जो था, आप बी को देना चाहते हैं लोन क्योंकि वो होल टाइम डायरेक्टर है, तो आप इसे दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करी, 2 कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर देते हैं। तीसरा, आप लोन देना चाहते थे किसी कंपनी को, तो वहां पे अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा वो है ही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया उससे कम नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, जिससे 185 की आपके ऊपर प्रोहिबिशन नहीं लगेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एग्जामिन करने के लिए आपको कहा गया सिचुएशंस। पहली बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के इंटरिम डिविडेंड दिया है करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 का। कहता है ये डिविडेंड डिक्लेरेशन वाज एक्सेप्टेड एट द मीटिंग, हाउएवर कुछ कारणों की वजह से कंपनी ने ये डिविडेंड नहीं दिया है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, आपने डिविडेंड नहीं दिया। मिस्टर फ्यूचरिस्टिक एक डायरेक्टर हैं, इनके पास एक ऑफर आई है अपॉइंटमेंट इन अदर कंपनी। प्रश्न ये है, क्या उस कंपनी में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? तो देखिए, हम सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर पढ़ते हैं कि भाई साहब, अगर डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है, अगर आपने नहीं पे किया है और ये समय हो गया 1 साल या उससे ज्यादा, तो आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है। और ये डिस्क्वालिफिकेशन एक तरह से फ्यूचर डिस्क्वालिफिकेशन है, ना तो आप सेम कंपनी में रीअपॉइंट होंगे, ना ही आने वाली किसी और कंपनी में आप डायरेक्टर बन सकते हैं। और ये रोक लगती है आपको आने वाले कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसलिए हम कहेंगे भाई, आप अपॉइंट नहीं हो सकते हैं पीकेवार लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्टर टैलेंटेड एक डायरेक्टर हैं होल्डिंग कंपनी में, साथ में वो सब्सिडरी में भी हैं, उनको मैनेजरियल रेम्युनरेशन दोनों से मिल रहा है, होल्डिंग से भी एंड सब्सिडरी से भी। तो कहते हैं ये ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कंपनी है कि आप इस तरह से रेम्युनरेशन नहीं ले सकते बोथ कंपनीज, बिकॉज होल्डिंग एंड सब्सिडरी का उनमें रिलेशनशिप है। आपसे लीगैलिटी से रिलेटेड पूछी गई है। देखिए, जब हम 197 सेक्शन पढ़ते हैं, सब सेक्शन 14 में पढ़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि भाई साहब, किसी डायरेक्टर को अगर कमीशन मिल रहा है फ्रॉम ए कंपनी जहां पे वो एमडी या डब्ल्यूटीडी है, तो वो कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा अगर वो रेम्युनरेशन ले रहा है कमीशन वगैरह के नेचर में होल्डिंग या सब्सिडरी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना होता है, अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर इस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो हम पढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 5 के अंदर सेक्शन 1 से 4, वो हमने ये पढ़ा था, अगर आप रेम्युनरेशन ले रहे हैं एक या एक से ज्यादा कंपनी, तो ध्यान रखना है टोटल रेम्युनरेशन है वो नहीं एक्सीड करना चाहिए जो हायर मैक्सिमम लिमिट है। 1 से लें या 2 से लें, लेकिन जो हायर लिमिट निकल के आ रही किसी एक कंपनी से, उसका टोटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो बस हमें इसी चीज का देखना है, अदरवाइज लीगैलिटी में कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमर लिमिटेड लिक्विडेशन में जा रही है, इनका एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है विद इट्स ऑडिटर कंपनी के लेटर हेड पे। ऑडिटर ने ऑब्जर्व ये किया है, लेटर हेड वाज नॉट इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 344, क्योंकि इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी वाउंड अप हो गई है। उसने इमीडिएटली कॉल्ड अप किया वन ऑफ द डायरेक्टर और एडवाइस किया कि आप 344 का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो देखिए, 344 में हम यही पढ़ते हैं कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में है, आपको एक स्टेटमेंट ये देनी पड़ती है। और ये कहां लिख के देनी पड़ती है? भैया, जितने भी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, एवरी इनवॉइस, ऑर्डर फॉर गुड्स, बिजनेस लेटर हेड, बाय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी है, सीएल है या रिसीवर है या मैनेजर है, ये आपको सब कुछ लिख के देना पड़ता है हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो इसलिए अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है, जो कि इसमें हुआ है,
तो इसलिए आपको सीएल, रिसीवर, मैनेजर, साथ में कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, उसके ऊपर फाइन लगता है जो मिनिमम होता है 50,000 लेकिन मैक्सिमम हो सकता है 3 लाख रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑडिटर साहब इस चीज में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कोविड-19 पैंडेमिक हैज बैडली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ ट्रैवल टिकट बुकिंग एजेंट कंपनी। बिल्कुल ठीक। कहता है फ्रीक्वेंट लॉकडाउन से क्या हुआ, परमानेंट क्लोजर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस हो गया। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने, जिनकी वैल्यू है 50 लाख, एक पिटीशन फाइल की है वाइंडिंग अप के लिए विद द हाई कोर्ट एंड सब्सिक्वेंटली हाई कोर्ट ने कहता वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया है। वो अलग बात है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भैया हाई कोर्ट की बजाय वर्ड क्या होना चाहिए, एनसीएलटी, राइट। कहता वर्कर्स ऑफ द कंपनी इस चीज के फेवर में नहीं है, उन्होंने भी एक अपील की है अगेंस्ट द वाइंडिंग अप ऑर्डर। वर्कमैन ड्यूज हैं 30 लाख के। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर अगेंस्ट दिस डिफेंडिंग कि उनके ड्यूज वर्कमैन से ज्यादा हैं, इसलिए वर्कमैन का कंटेंशन सही नहीं है। आपसे पूछा गया है क्या क्रेडिटर सही है। देखिए हम सेक्शन 279 में पढ़ के आते हैं कि जैसे एक वाइंडिंग अप ऑर्डर क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, राइट, या कह लीजिए पीएल जहां प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, कोई भी केस या लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी और अगर पेंडिंग भी है वाइंडिंग अप ऑर्डर पे तो उसके ऊपर स्टे लग जाएगा, उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। तो कोई भी कार्रवाई करनी है तो आपको लीव कह लो या परमिशन लेनी पड़ती है ट्राइब्यूनल की। हाँ, ट्राइब्यूनल इसके ऊपर परमिशन जो अपना ऑर्डर है 60 दिन के अंदर अंदर पास करेगा, लेकिन अगर कोई अपील कहता कोई भी ये प्रोविजन नहीं लगेगी, एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन अपील बिफोर व्हाट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं कि वर्कमैन के जो ड्यूज होते हैं उनका हमेशा क्या होता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। दैट मींस दिस शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स। ये हम पढ़ के आते हैं 326 एंड 27 के अंदर, राइट। और दे ऑल्सो रैंक पेरी पैसु विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसलिए इस चीज को देखते हुए हम ये कहेंगे कि वर्कमैन जो है अपील कर सकते हैं अगेंस्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर, लेकिन उनको ट्राइब्यूनल से एक लीव परमिशन लेनी पड़ेगी। फर्दर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्कमैन जा रहे हैं और सिक्योर्ड क्रेडिटर ये कहें कि हमारा अमाउंट आपसे ज्यादा है, क्योंकि वर्कमैन के ड्यूज क्या है, प्रायोरिटी में दिए जाएंगे। नेक्स्ट, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस से क्वेश्चन है। आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग पूछी गई है। कंपनी ने इन्वेस्ट कर रही है किसी इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, देखिए पहले वर्ड तो ये आते हैं रिजॉल्व्ड दैट, राइट, रिजॉल्व्ड दैट। जैसे यहां पे इंस्टीट्यूट ने अपनी जो ड्राफ्टिंग करके दी है वो सिंपल लिख दी है, रेजोल्यूशन पास्ड हुआ है डैश डैश कंपनी में एट डैश मीटिंग डैश टाइम डैट प्लेस, कि रिजॉल्व यूनैनिमसली कि 100%, क्योंकि 186 में आपको मालूम भी होगा हमें यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, दैट द कंसेंट ऑफ द कंपनी बी एंड hereby authorized टू इन्वेस्ट इन डैश इक्विटी शेयर्स ऑफ डैश कंपनी। बस ये आपको लिख के देना है। और फर्दर आपने क्या लिख दिया, रिजॉल्व फर्दर दैट मिस्टर डैश जो कि एमडी हैं, बी एंड hereby authorized टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी आपको दिख रही है, डायरेक्टर्स को कहते हैं ये फीस मिल रही है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये है, एक महिला डायरेक्टर भी है, मिसेज लिखा है, राइट। अब कहता है बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम इंक्रीज करें सिटिंग फीस जेड एंड एल की। जेड और एल ये हो गए, 1 लाख ही कर रहे हैं और 1 लाख ही मैक्सिमम हम दे सकते हैं, क्योंकि यही हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4 के अंदर, और जो आता है सेक्शन 197 सब सेक्शन 5 के अंदर। कहता बताइए बिल्कुल ये ठीक है, ये गलत है? ये गलत है क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर को आप बाकियों से कम सिटिंग फीस नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कहता फ्रांस में बनी है और कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है और इन्होंने एक ऑफिस बनाया है बड़ौदा में। सो दैट मीन्स ये कंसेप्ट आ गया फॉरेन कंपनी के ऊपर और ये बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। कहते हैं इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 382 इट कॉन्स्पिक्यूअसली एग्जिबिटेड अ नेम बोर्ड आउटसाइड इट्स ऑफिस विद द नेम ऑफ कंपनी इन इंग्लिश इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, आपने बाहर लिखा है लेकिन सिर्फ आपने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना होता है। 3 दिनों के बाद कंपनी को एक नोटिस मिलता है रजिस्ट्रार से, ये कहते हो कि आपने 382 का कंप्लायंस नहीं किया है। तो आपसे पूछा गया है बताइए कंपनी की तरफ से क्या क्या कमियां, क्या क्या लैप्सेस रह गए हैं। तो देखिए 382 में हम ये पढ़ते हैं कि हर आउटसाइड द प्लेस ऑफ बिजनेस आपने कंपनी का नाम, कंपनी किस देश की है, वो आपने इंग्लिश के साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना है उस लोकेलिटी में, राइट। और साथ में लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स भी आपको लिखनी होती है, कहां, प्रोस्पेक्टस के अंदर, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, बिजनेस लेटर वगैरह के ऊपर, राइट। और कॉन्स्पिक्यूअसली इसे एग्जिबिट भी करना होता है, शो करना होता है आउटसाइड द
प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन इंग्लिश कैरेक्टर एंड जैसे मैंने कहा लोकल रीजनल लोकेलिटी वाली भाषा में। तो इसलिए हम कहेंगे लैप्सेस ये है कि भाई साहब आपने नेम ऑफ द कंपनी इंग्लिश में तो लिख दिया है, लेकिन आपने डिस्प्ले नहीं किया कौन से देश में आप इनकॉर्पोरेट हुए, कंपनी का नाम, साथ में आपको लोकल लैंग्वेज में भी जो लिखना था आपने नहीं लिखा है, और साथ में लायबिलिटी ऑफ मेंबर से रिलेटेड भी वो भी आपको इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, तो इसलिए ये लैप्सेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पब्लिक कंपनी है, 7 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन आपने एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 साल से लगातार फाइल नहीं की, तो ऐसी स्थिति में आरओसी आपको डॉर्मेंट वाले रजिस्टर में डाल देता है। तो रजिस्ट्रार ने फॉर्मेलिटीज के बाद आपका नाम डॉर्मेंट वाले में डाल दिया है, लेकिन एक डायरेक्टर ने सजेशन किया है सिंस कंपनी अब डॉर्मेंट में चली गई है तो हमें 7 डायरेक्टर की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक है, 7 नहीं चाहिए, लेकिन आप पब्लिक कंपनी है, मिनिमम 3 चाहिए होते हैं। तो इसने सजेशन दिया कि 1 या मैक्सिमम 2 से काम चल जाएगा। नहीं भैया, 3 चाहिए, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट होते 2 चाहिए। इसके एडवाइस के बाद 5 डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया, 7 में से 5 के पीछे 2 हैं। ये गलत हो गया क्योंकि आपको 3 डायरेक्टर रखने हैं। द एग्जिस्टिंग 2 डायरेक्टर्स ने फाइल नहीं की है स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग चेंज ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो गए हैं आप, लेकिन चेंज ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड आपको ये फाइलिंग करनी ही पड़ती है, राइट। तो अब आपसे पूछा गया क्या ये सही है या नहीं, तो देखिए हम ये कहते हैं मिनिमम डायरेक्टर्स, जैसे मैंने कहा कि आपको पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने रखने हैं, 3 रखने होते हैं। रूल नंबर 6 भी यही कहता है, राइट। और रूल नंबर 7 कहता है चेंज इन डायरेक्टर्स, क्योंकि आपको डॉर्मेंट में जाने के बाद भी देखिए अपनी रिटर्न्स वगैरह और चेंज इन डायरेक्टर से रिलेटेड फाइल करना होता है, तो इसलिए आपका ये यहां पे कॉन्ट्रावेंशन हो गया है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ अगेन पब्लिक कंपनी है, एक मीटिंग कन्वीन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है, रेजोल्यूशन पास करके इन्होंने कर दिया है। ऑब्वियसली ट्राइब्यूनल इसे सैंक्शन करता है, ट्राइब्यूनल ने अपने ऑर्डर दे दिया है। आफ्टर फ्यू डेज ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया कि मॉडिफाई करना होगा स्कीम को। आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल, कंपनी ने लेकिन वो स्कीम सेटिस्फैक्टरली कह लीजिए इंप्लीमेंट नहीं करी, इसलिए ट्राइब्यूनल ने डिसीजन लिया आपको वाइंडिंग अप का में भेज दिया जाए। डायरेक्टर्स को इससे आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो आपसे पूछा गया है क्या डायरेक्टर्स इस दिशा में ठीक है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही सेक्शन 230 में एनसीएलटी ये स्कीम जब आपको अलाउ करता है, तो देखिए सेक्शन 231 में हम पढ़ते हैं ट्राइब्यूनल की पावर होती है उसे इन्फोर्स करने की, उसे सुपरवाइज करने की और आपको डायरेक्शन देने की, और उन्हें लगता है कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को, ये मॉडिफिकेशन वगैरह को सेटिस्फैक्टरली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो ट्राइब्यूनल के पास ऑर्डर है, पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया जाए, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे ऑब्जेक्शन बाय डायरेक्टर्स ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए ये प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल ईयर का डाटा दे रखा है, पेड अप कैपिटल ध्यान से देख लीजिएगा, 20 करोड़ काम में आएगी हमारे। तो और साथ में एक चीज और देखिए, यहां कंपनी की बोरिंग्स बता रखी है 49 करोड़ की, राइट। कहता किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है उसके शेयर्स में, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स के अंदर, राइट। कोई डिफॉल्ट नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में, और कंपनी प्रपोज क्या करिए कि लोन देना चाहती है 50 लाख डायरेक्टर का। देखिए हम जानते हैं 185 के अंदर रोक लगी हुई है, डायरेक्टर को आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको मालूम हो नोटिफिकेशन है किससे रिलेटेड है, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड है कि आप डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं। 3 कंडीशन है, पहला किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने आपके शेयर्स में पैसा ना लगाया हो, नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बोरिंग्स जो है बैंक या एफआई से जो ली है या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट से ली है, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए? 2 गुना आपके पेड अप कैपिटल से, या 50 करोड़ विच एवर इज लेस। मतलब अगर 2 गुना हम पेड अप कैपिटल का करते हैं, देखिए ये किया, राइट, ये बना 40 करोड़ और ये है 49 करोड़, इन दोनों का लेस क्या निकल गया? 40 करोड़, इससे लेस होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं बोरिंग कितनी है, 49 करोड़ है। तीसरी एक कंडीशन और होती है, आपने कोई डिफॉल्ट रीपेमेंट में ना किया हो। 3 कंडीशन है तब आप डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं, लेकिन हमने देखा हमारी सेकंड कंडीशन का यहां वॉल्यूशन हो गया है, क्योंकि यही मैंने सॉल्व करके बताया कि भैया 49 करोड़ का है, वो 40 करोड़ से कम होना चाहिए था, इसलिए हम कहेंगे आप अपने डायरेक्टर को लोन दे नहीं सकते। विद दिस कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहां समाप्त होते हैं। थैंक यू।